हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है भाई? जय हिंद। भारत माता की जय। सब परफेक्ट है। वंदे मातरम। जय न्यूटन। सब परफेक्ट। मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। स्क्रीन जो शेयर किया वो दिख रहा है आपको? ऑल क्लियर? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। राधे राधे। ये क्या नीट बाबा की जय? अच्छा, नए नए बाबा आ गए तुम्हारे हैं? अच्छा, शेव करके आए हो? बिल्कुल करके आया हूँ। दिख गया मतलब तुझे? चलो, मतलब सब सुनाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है, सब परफेक्ट है। इस संडे तक डेट आ रही है नीट की। सुनाई में तो आ रहा है, देखो आ जाए तो बढ़िया है। एक बच्चा बोल रहा है ममता जी की टांग टूट गई है। वे, तू अपनी टांग बचा। नेता लोग हैं, कुछ भी करते रहेंगे, तुम अपना काम करो। चलो आ जाओ भाई। ये लास्ट कंसेप्ट में बता रहा था। लास्ट कंसेप्ट बताया था कि भैया हीट के दो फॉर्मूले हैं। अगर टेम्परेचर चेंज तो ये होगा एम एस डेल टी, और अगर फेस कन्वर्जन तो ये होगा एम इंटू एन। अगर टेम्परेचर चेंज तो एम एस डेल टी, और फेस कन्वर्जन तो कितना होगा साहब? एम इंटू एन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने कल बता दिया था कि सॉलिड को हीट देते हैं तो हीट देते ही नहीं पिघलता वो। अगर उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद में हीट दोगे तो वो हीट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करेगा, है ना? वो अंदर ही अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करेगा, दिखाई नहीं देगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फेस कन्वर्जन के समय आप जो हीट देते हैं वो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो कहाँ जाती है? वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करने में खर्च होती है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कल आपको। ठीक है, कल का विचार भी मैंने बताया था आपको। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये हीट के फॉर्मूले बना के दिए थे आपको कि भैया ये पहले टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो पहले क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। ये होमवर्क में दिया था मैंने आपको। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? ये क्वेश्चन कल होमवर्क में दिया था? तो अच्छा, ये वाला दिया था। तो आप देखो, पूरा प्रोसेस आपको पता है। ये 100 ग्राम आइस है ना? इसको -20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में बदलना है। तो भैया पहले -20 से 0 पे जाएगा। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, है ना? कितना हीट? mc डेल टी। फिर ये फेस कन्वर्जन, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर क्या होगा साहब? फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये सब निकालना पड़ेगा, ये सारा हीट निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आइस का स्पेसिफिक हीट, बाद में क्या होगा? ये वाटर का स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन में एलएफ और वेपराइजेशन में एलबी। ये पूरा डाटा रख के सॉल्व करते हैं तो 7300, मतलब 73 किलो कैलोरी। आई थिंक किया होगा सबने घर में, सबने घर पे कर लिया होगा कुछ। ये तो होमवर्क में दिया था मैंने, सबने कर लिया होगा यार। तो बात आगे बढ़ाएं, आज का काम शुरू करें यहीं से। चलो भाई, आज का काम शुरू करते हैं। दो चार क्वेश्चन और हाथ साफ करें। ये अब बोल रहा है कि साहब 10 ग्राम आइस है, -20 पर है, स्टीम बनानी है 120 की। देखो, स्टीम वैसे तो वेपर हो गया, वेपर मतलब गैस हो गया, और गैस की स्पेसिफिक हीट की बहुत सारी वैल्यू होती है ना? ये क्वेश्चन में दे रहा है, ये जो दे रहा है वो मान लो। ये क्वेश्चन में दे रहा है साहब स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया ना, गैस पे भगवान है यार, कब किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए, प्रोसेस बदलते ही आंसर बदल जाएगा। तो गैसेस के लिए हम डिफाइन करते हैं कैसे, है ना? क्वेश्चन में दे देता है तो वो ले लो, अदरवाइज वो बताएगा सीपी है कि सीवी है। चलो, अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस आपको दिख रहा है, पहले -20 से 0 तक पहुंचेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 0 पर पिघलेगा, ये मेल्टिंग प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। पिघलने के बाद में फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक? 100 तक, है ना? उसके बाद पानी स्टीम में बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? ये पूरा Q1 Q2 Q3 Q4 सब निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज के लिए एम एस डेल टी, फेस कन्वर्जन के लिए एम इंटू एल। फिर ये पानी बन गया तो ये एस वाटर लोगे, पहले आइस लोगे फिर वाटर लेंगे,
उसके बाद क्या है साहब, ये एलवी, उसका बाद स्टीम बन गया तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट लोगे, सब दिया हुआ है तुम्हें, है ना, क्वेश्चन में एलवी दिया हुआ है, एलएफ दिया हुआ है, वाटर का स्पेसिफिक हीट, आइस का स्पेसिफिक हीट, स्टीम का स्पेसिफिक हीट, सब कुछ दिया हुआ है। क्या करना है साहब, ये ऐड करना है, ये लो ऐड कर दो, यहाँ से m कॉमन ले लिया, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना, आइस कितना दिया हुआ है 1/2.5, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ -20 से 0, 20 हुआ भाई, ये एल एफ कितना है 80 है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100, ये देख रहे हो ये 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, और यहाँ कितना है, यहाँ ये 20 था, है ना, उसके बाद यहाँ पे भी कितना होगा 20 होगा, यहाँ पे भी 20 होगा, ये सब ऐड कर दो, आंसर आता है 7400 कैलोरी, 7.4 किलो कैलोरी। ठीक है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट पता हो तो, कि भैया आपको पता है जब जब टेम्परेचर चेंज होगा वहां एम एस डेल टी, और जहां फेस कन्वर्जन होगा वहां एम इंटू एल। एस क्या लोगे, जिस स्टेट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका स्पेसिफिक हीट, बर्फ का हो रहा है तो बर्फ का स्पेसिफिक हीट, पानी का हो रहा है तो पानी की स्पेसिफिक हीट, वो वेपर का हो रहा है तो वेपर की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये 540 लेके सॉल्व कर रहे हैं अपन, 540 लेके सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली 536 होता है, मैंने कहा था ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन 540 ले लेते हैं, वो 540 लेके सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो एक और जल्दी से बताओ, एक और बताओ, ये बोला 20 ग्राम बर्फ है, 20 ग्राम बर्फ, टेम्परेचर है -40, बोला सिर्फ 8 ग्राम पिघलानी है, सिर्फ, ज्यादा नहीं पिघलानी, बोले 8 ग्राम पिघलानी है, बताओ कितनी हीट दे, कितनी हीट देनी पड़ेगी, 8 ग्राम पिघलाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, पूरी पिघलाना ही नहीं है अपने को तो, लेकिन मुझे बताओ पिघलना कब शुरू होता है, पहले 0 पे आएगा तब पिघलेगा ना, और 0 पे तो पूरा एक साथ आएगा, 0 पे तो पूरा एक साथ आएगा, तो भैया यहाँ पर 20 ग्राम का तो क्या करना है, 20 ग्राम को तो लेकर के आना है आपको कहां से, -40 डिग्री सेल्सियस से 0 तक। अब 0 पर पहुंचने के बाद मेल्ट करना है सिर्फ कितने को, सिर्फ कितने को, 8 ग्राम वाले, ये 8 ग्राम को मेल्ट करना है, तो भैया एक हीट ये Q1 होगा, और 8 ग्राम को मेल्ट करने के लिए एक हीट Q2 होगा, सम कर दो। ठीक है, Q1 बोले, Q1 क्या बोलोगे, मास ऑफ आइस, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, इनटू टेम्परेचर चेंज कितना 0 -40, मास कितना पूरा का पूरा पिघलाना सब 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.5, सबको पता है, ये 40, ये सॉल्व करता हूं तो कितना हो गया 400 कैलोरी हो गया, 400 कैलोरी तो मुझे किसके लिए चाहिए, 400 कैलोरी तो मुझे 20 ग्राम को -40 से 0 तक लाने के लिए चाहिए। अब पूरे के पूरे 20 ग्राम को मेल्ट नहीं करना, अब मेल्ट करना है 8 ग्राम को, तो 8 इंटू कितना, 8 इंटू कितना 80, कितना हो गया साहब, ये हो गया 640, 640 भाई, ये सीधे m इंटू एल एफ हो गया ना, m इंटू एल एफ। अब टोटल हीट कितनी, नेट हीट बोलेंगे तो Q1 प्लस Q2, सम कर दो, सम करेंगे तो 1040 कैलोरी आ गया, आंसर आ रहा है 1040 कैलोरी, फर्स्ट आंसर। मतलब लैंग्वेज ढंग से पढ़ो, पूरे पूरी बर्फ को पिघलाने की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ 8 ग्राम पिघलाने की बात कर रहा है, और पिघलना कब शुरू होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, और मेल्टिंग पॉइंट पे तो पूरा एक साथ पहुंचेगा ना, -40 से 0 तक पहले पूरा एक साथ पहुंचेगा, फिर उसके बाद में मेल्टिंग शुरू होगी, ये थोड़ी कि थोड़ा सा तो यार थोड़ा सा पहुंचा दो उसको पिघला देते हैं, ऐसा नहीं होता, है ना, जितना है ना पूरा एक साथ पहले -40 से 0 पे पहुंचेगा, फिर पिघलना शुरू होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया साहब 1040। एक और लो, एक क्वेश्चन और लो, ये तुम्हें करना है, स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, 5 ग्राम बर्फ है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 500 कैलोरी इसने हीट एब्जॉर्ब किया है, बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ, 500 कैलोरी एब्जॉर्ब किया, बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ, फाइनल इसका क्या होगा, है ना। अब सोचो 5 ग्राम आइस, टेम्परेचर कितना -10, आइस का टेम्परेचर -10, पहले सोचो इसको 0 तक लाने के लिए कितना चाहिए, 0 की बर्फ तक लाने के लिए कितना चाहिए, Q1 चाहिए, ये Q1 निकालो ना, ये क्या होगा, मास, स्पेसिफिक हीट 0.5, टेम्परेचर चेंज 10, ये कितना 50 कैलोरी चाहिए भैया, 25 कैलोरी चाहिए, 25 कैलोरी, हमारे पास कितना, ये चाहिए 25 कैलोरी, और हमारे पास कितना है, हमारे पास है साहब 500, 500 है, अबे 500 है, अभी तो बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है अपने पास, अभी तो 450 बचा हुआ है। चलो अब पूरी की पूरी आइस को पिघलाने के लिए, पानी में पिघलाने के लिए कितना चाहिए, पूरी की पूरी आइस को पानी में पिघलाने के लिए Q2 चाहिए, ये Q2 निकालें तो कितना, ये Q2 निकालें तो 5 इंटू 80, ये 8 पंजे 40, 400 कैलोरी, और मेरे पास कितना है, मेरे पास 450 है, दे दिया, दे दिया,
दे दिया, देखो ये सॉरी 425 दे दिया, अभी भी 75 कैलोरी बच रहा है। अब जो 75 कैलोरी बच रहा है वो इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, है ना। ये बोल रहा है टी फाइनल बताओ, टी फाइनल कितना है ना। ये Q3 का वैल्यू अपने को पता है कितना बचा, Q3 का वैल्यू कितना बचा, 500 माइनस Q1 प्लस Q2, ये भैया 75 कैलोरी बचा है। तो 75 कैलोरी से टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये टी फाइनल माइनस 0, टी फाइनल कितना आएगा 75, मास ऑफ वाटर कितना 5, है ना, और ये 1, तो टी फाइनल कितना आ जाएगा, टी फाइनल सॉल्व करें तो 15 डिग्री सेल्सियस, भैया फाइनल टेम्परेचर 15 आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 15। समझ रहे हो ना, ये डिवाइड कर करके अपन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन बिल्कुल मत देखो, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है ना, फाइनल निकालेंगे अपन। ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन की आ गए, यहाँ पर किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो। ये बोल रहा है कि हमने 500 कैलोरी दिया है, हमने 10 -10 डिग्री सेल्सियस का आइस था, क्वांटिटी था 5 ग्राम, बोल रहा है इसको 500 कैलोरी दे दिया, बताओ इसका फाइनल टेम्परेचर बताओ क्या होगा। अब हमें पता है किसी को मिलता है तो क्या होता है भाई, लेने पर क्या होता है, देने पर क्या होता है, अपने को पता है यार, है ना। -10 पे हीट मिलेगा तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक, 0 तक। तो मैंने देखा 0 तक लाने के लिए 25 सही है, दे दिया 25 दे दिया, 500 था हमारे पास यार, 500 का नोट लेके घूम रहे हो, 25 रुपए नहीं दोगे क्या, दे दिया। अब उसके बाद अब अगर देते हैं तो आइस मेल्ट होगा, पूरा का पूरा पिघलाने के लिए 400 चाहिए, पूरा का पूरा मेल्ट करने के लिए 400 चाहिए, दे दिया, है ना। टोटल 425 खर्च किया, अभी भी 75 बचा हुआ है, अभी भी 75 बचा हुआ है, और आगे की कहानी समझ गए होगे कि भैया पूरी बर्फ पिघल के पानी बन चुका है, अभी भी 75 बचा हुआ है, तो भैया अब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है कितना होगा। तो 75 कैलोरी से मैंने निकाला फाइनल टेम्परेचर कितना, ये 75 कैलोरी ने टेम्परेचर चेंज किया ना, MC डेल्टी, ये 15 आ गया साहब। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई थिंक बात पकड़ में आ गई ना साहब। ठीक है, ये SI और SS क्या है, हमें कैसी कैसी बातें कर रहा है तू, ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहा है तू, है ना। कल तूने शिवरात्रि मनाई, कल महाशिवरात्रि पे तूने शंकर भगवान का प्रसाद लिया क्या, है ना, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, ओए कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, ये 3-4 क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लिया, कल भी बताया, आज ही बताया। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर 420 कैलोरी दिया जाए तो टेम्परेचर क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बुद्धि लगाने लगे बच्चे, आप सोचने लगे, मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि तुम सोच रहे हो, बहुत बढ़िया, फिजिक्स में सोच रहे हो। चलो, इसने क्या पूछा, इसने बोला कि 420 कैलोरी दे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फोटो देखो, 25 कैलोरी दे दी, 0 पे पहुंच गया, है ना, फिर पिघला दिया, है ना, फिर पिघलाने के लिए कितनी चाहिए, 400, तुम्हारे पास कितनी बची, तुम्हारे पास तो 400 बची नहीं, 400 से 5 कम बच रही, भाई तुम्हारे पास टोटल 420 दे रहे हो, और पूरी की पूरी पिघलाने के लिए 425 चाहिए, तो इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, लेकिन फाइनल टेम्परेचर तो 0 ही आएगा ना, फोटो देख के पता लग रहा है, फाइनल टेम्परेचर 0 आ जाएगा, है ना। और अभी भी 5 कैलोरी चाहिए पूरी पिघलाने के लिए, अभी कुछ मिक्सचर में बर्फ बचेगी, मिक्सचर में कुछ बर्फ बचेगी, है ना, आंसर 0 आएगा। चलो, अभी मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना बताऊंगा ना, तब ऐसी बातें करेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ साहब, ये आंसर आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये हीटिंग का, फोटो बना के देखेंगे अपन कि किसी को देने पर क्या हुआ, किसी को लेने पर क्या हुआ, है ना। ये हीटिंग कर्व होता है टेम्परेचर और हीट के बीच में कर्व, हीटिंग कर्व होता है टेम्परेचर और हीट के बीच में कर्व, कि भाई किसी को हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कैसे बदलेगा, इस कर्व को बोलते हैं हीटिंग कर्व। देखो, सबको पता है, पहले सॉलिड को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ के मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, फेस कन्वर्जन कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद में फेस कन्वर्जन होकर लिक्विड बन जाता है ना, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर लिक्विड बनने के बाद क्या होगा, फिर फेस कन्वर्जन होगा, वेपर बनेगा, फिर वेपर स्टेट में टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। ये आइस का प्रोसेस लिखा हुआ है, मैंने पूरे सॉलिड का प्रोसेस लिख के बताया था कल, कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ता है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ता है, ऐसा। ठीक है, अब ये फोटो बना रहे हैं अपन किसमें, टेम्परेचर और हीट के बीच में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा, कब तक बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने तक बढ़ेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या हो गया, मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया सब। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चल रहा है हीटिंग ऑफ सॉलिड,
मतलब ये O से A के बीच में, O से A के बीच में ओनली क्या मिलेगा? ओनली सॉलिड मिलेगा साहब। O से A के बीच में सिर्फ सॉलिड मिलेगा। गर्म कर रहे हो सॉलिड को, है ना? O पर सॉलिड, A पर बोलेंगे तो सुपर हीटेड सॉलिड, मतलब A पर मैं क्या बोलूंगा? सुपर हीटेड सॉलिड। अच्छा, B पर जाकर के पूरी तरह से लिक्विड बन गया। B पर क्या बन गया? B पर जाके लिक्विड बन गया। लेकिन A और B के बीच में देखोगे ना, A से B के बीच में, तो भैया मिक्सचर मिलेगा। ये मिलेगा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा। समझ रहे हो? यहाँ से एक मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है ना, जब मेल्टिंग चल रहा है तो यहाँ मिलेगा सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। अच्छा, बी से सी के बीच में क्या मिलने वाला है? बी से सी के बीच में ओनली लिक्विड मिलने वाला है। बी से सी के बीच में ओनली लिक्विड। बी पर लिक्विड, सी पर सुपर हीटेड लिक्विड। सुपर हीटेड मतलब जितना हीट कर सकते थे लिक्विड को कर दिया। अब क्या होगा? अब भैया फेस कन्वर्जन होगा, वेपराइजेशन होगा। यहां मिलेगा आपको लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, है ना? सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में आपको मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, डी से ई के बीच में क्या होगा साहब? डी से ई के बीच में ओनली वेपर मिलेगी साहब, या ओनली स्टीम मिलेगा, वेपर मिलेगा, है ना? और अब गर्म होता जाएगा। कब तक? जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो, जब तक, है, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो, जब तक देते जाओ, बढ़ता जाएगा। कल पूरा प्रोसेस समझाया मैंने क्या होता है ना? अच्छा, ये फोटो तो बन गया साहब। पहले टेम्परेचर बढ़ा, फिर फेस कन्वर्जन हुआ, मेल्टिंग हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर फेस कन्वर्जन, फिर टेम्परेचर बढ़ा। मतलब पहले हीटिंग ऑफ सॉलिड हो रहा है, फिर मेल्टिंग हो रहा है, फिर हीटिंग ऑफ लिक्विड हो रहा है, फिर वेपराइजेशन हो रहा है, फिर हीटिंग ऑफ वेपर हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस, इसमें इवोपरेशन नाम की कोई चीज नहीं है। इवोपरेशन और वेपराइजेशन का डिफरेंस बता चुका हूँ। इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि ये सिर्फ किस पे होता है? ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं अपन, अरे बीपी शो कर रहे हैं, बीपी, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल का कर्व है जो पहले सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड से वेपर में बदलता है। ये उनका फोटो नहीं है जो सॉलिड सीधे वेपर में बदल जाता है, ये उनका फोटो नहीं है। ये उनका फोटो है जिससे सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर क्या बनेगा? वेपर बनेगा। ठीक है, ये हर सॉलिड का फोटो ये ऐसा का ऐसा बनेगा। चलो फोटो तो बन गया, अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं? रुक जाओ रुक जाओ, है ना? कोई बोर्ड का एग्जाम तो देना है नहीं कि फोटो बनाने को आएगा एग्जाम में। फोटो बना आएगा, किस किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि साहब कहां पे क्या मिलेगा, है ना? मैं पॉइंट बोलता जाता हूं, तुम बताना क्या मिलने वाला है। मुझे बताओ ए और बी के बीच में क्या मिलेगा? ए और बी के बीच में क्या मिलेगा? ए और बी के बीच में क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। ए और बी के बीच में मिक्सचर मिलेगा, सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, बी से सी के बीच में क्या मिलेगा? बी से सी के बीच में क्या मिलेगा? बी से सी के बीच में ओनली लिक्विड मिलेगा, ओनली लिक्विड। अच्छा, सी से डी के बीच में क्या मिलेगा? सी से डी के बीच में क्या मिलेगा? सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलेगा, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलेगा। सी से डी के बीच में लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलेगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे बताओ साहब, यहां पर ये ओ से ए के बीच में किसको गर्म कर रहे हो? ओ से ए के बीच में किसको गर्म कर रहे हो? सॉलिड को, लिक्विड को, कि गैस को? सॉलिड को गर्म कर रहे हैं। अच्छा, डी से ई के बीच में किसको गर्म कर रहे हो? डी से ई के बीच में किसको गर्म कर रहे हैं? वेपर को कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कहाँ क्या मिलेगा और कहाँ पर हीटिंग चल रही है, हीटिंग चल रहा है, कहाँ फेस कन्वर्जन चल रहा है, कहाँ मेल्टिंग चल रहा है, कहाँ वेपराइजेशन चल रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं साहब, जो तुम देख करके आराम से पहचान लो। चलो, अब खाली ये इतने से काम के लिए फोटो नहीं बनाया। मैंने कहा ना, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ग्राफ से कुछ ना कुछ निकलवाता ही है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकलवाएगा। तो मैं बता दूं, हीटिंग कर्व को देख करके मैं किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट बता सकता हूँ कि सॉलिड स्टेट में कितनी होगी, लिक्विड में कितनी होगी, गैस में कितनी होगी। मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि भैया अगर सॉलिड स्टेट में है तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, लेकिन वो लिक्विड बनेगा ना, स्पेसिफिक हीट बदलेगी। वेपर बदलेगा तो और बदलेगी, है ना? इस फोटो को देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि किस स्टेट में स्पेसिफिक हीट क्या होगी। दूसरा, मैं लेटेंट हीट का भी पता लगा सकता हूँ, इस फोटो को देख के लेटेंट हीट का भी पता लगा सकता हूँ। ठीक है, अब कैसे पता लगाते हैं इसका मेथड समझ लो। स्पेसिफिक हीट का पता लगाना है ना, तो आप कौन से प्रोसेस देखोगे? आप देखोगे या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या फिर गैस वाला स्टेट, है ना? फेस कन्वर्जन में लेटेंट हीट आता है, फेस कन्वर्जन में स्पेसिफिक हीट नहीं आता। मतलब लेटेंट हीट का पता लगाना है ना, तो फेस कन्वर्जन से पता लगाओ, फेस कन्वर्जन वाले कर्व से पता लगाओ। और अगर आपको स्पेसिफिक हीट पता लगाना है तो सॉलिड, लिक्विड और वेपर वाले कर्व से पता लगाओ। चलो, मैं पहले लेटेंट हीट पता लगाता हूँ। तो लेटेंट हीट के लिए मैं ए बी वाला कर्व देखूंगा, ए बी वाला, है ना? या फिर सी डी वाला, ए बी या सी डी, है ना? तो अब ध्यान से देखना, मेल्टिंग प्रोसेस में अगर मैं आपसे बोलता हूं तो एल एफ होता है। ये एल एफ क्या होगा?
LF होगा मेल्टिंग प्रोसेस का हीट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ऐसे ही तो बोलोगे ना साहब, है ना। मेल्टिंग प्रोसेस का हीट देखो, हीट, ये हीट क्या है, QB माइनस QA, QB माइनस QA दिख रहा है फोटो में, अरे फोटो में दिख रहा है ना, QB माइनस QA। LV क्या बोलोगे, LV क्या बोलोगे, LV बोलोगे साहब ये QD माइनस QC बाय L, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ये लेटेंट हीट बोला मैंने फ्यूजन का और वेपराइजेशन का, ठीक है। अब गौर करना, फॉर्मूले पे गौर करना, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर हीट आ रहा है, और हीट क्या आ रहा है, इस प्रोसेस की लेंथ को बता रहा है। भैया ये QB माइनस QA ये वाली लेंथ, और QC माइनस QD ये वाली लेंथ, अब ये लेंथ को ही तो बता रहा है, इस हीट एक्सेस की लेंथ को बता रहा है साहब। तो फॉर्मूला क्या बनता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो लेटेंट हीट बराबर हम बोलेंगे लेंथ ऑफ हीट एक्सेस, ये बोलेंगे लेंथ ऑफ हीट एक्सेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, लेंथ ऑफ हीट एक्सेस डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये आ जाएगा भाई, हीट एक्सेस का लेंथ डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, बात पकड़ में आ गई ना साहब। वो तो अपन देख लेंगे, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा, और थियोरेटिकली तुम्हें पता है LV मोर देन LF होता है, LV मोर देन LF, ये तो अपन कल ही बात कर चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या होता है, ज्यादा। तो भैया लेटेंट हीट का फॉर्मूला बना दिया मैंने, न्यूमेरिकल डाटा निकालना है ना, तो जिस प्रोसेस में निकालना है उस प्रोसेस की हीट एक्सेस की लेंथ देखो डिवाइड बाय क्वांटिटी, फ्यूजन में निकालना है तो फ्यूजन की लेंथ डिवाइड बाय क्वांटिटी, और वेपराइजेशन में निकालना है तो वेपराइजेशन की लेंथ डिवाइड बाय क्वांटिटी। बस ध्यान रखना ये फॉर्मूला सॉलिड स्टेट में मत लगाना, ये फॉर्मूला लिक्विड स्टेट में मत लगाना, ये फॉर्मूला गैसेस स्टेट में मत लगाना, ये फॉर्मूला फेस कन्वर्जन के समय लगाना। क्योंकि लेटेंट हीट कहां पर डिफाइन करते हो, क्या सॉलिड का लेटेंट हीट होता है क्या, क्या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड होता है क्या, क्या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड होता है क्या, सुना तुमने किसी ने, लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, लेटेंट हीट सिर्फ फेस कन्वर्जन का होता है। तो ये फॉर्मूला जो लगाना ना, ये सिर्फ किसमें लगाना, या तो मेल्टिंग में या वेपराइजर में, कहीं और मत लगाना, कहीं और मत लगाना। चलो दूसरा साहब, अब इसके स्लोप से पता लगाएं, क्या पता लगता है, स्लोप होता है टेन थीटा या dy बाई डी एक्स, वाई एक्सेस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सेस पे हीट, तो dt अपॉन डी क्यू। अब dt अपॉन डी क्यू करते हैं तो देखो क्या बनता है, ये dt अपॉन डी क्यू करोगे तो 1/ms बनता है, 1/ms। और ms क्या होता है, ms होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, बढ़ा चुका हूं हीट कैपेसिटी। तो भैया काम की बात सुन लो, यहां पर क्या होगा, हीट कैपेसिटी बराबर, फॉर्मूला जो बन रहा है हीट कैपेसिटी बराबर, सीधे सीधे बोले तो क्या बन गया, 1/, स्लोप ऑफ हीटिंग कर, 1/, स्लोप ऑफ हीटिंग कर, हीटिंग कर, ठीक है, ये 1/, स्लोप ऑफ हीटिंग कर। अच्छा, हीट कैपेसिटी m इंटू एस होता है, अगर स्पेसिफिक हीट निकालने को बोले ना, आपसे बोले स्पेसिफिक हीट बताइए, स्पेसिफिक हीट एस बताइए, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 1/, क्वांटिटी, 1/, क्वांटिटी, 1/, क्वांटिटी इंटू स्लोप ऑफ हीटिंग कर, ये स्लोप ऑफ हीटिंग कर। तीन तीन फॉर्मूले बना दिए मैंने तुम्हारे लिए, है ना भैया। स्लोप से हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, स्लोप से स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, और भैया वो लेंथ देख करके हम लेटेंट हीट निकाल सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी बराबर 1/, स्लोप ऑफ हीटिंग कर, या स्पेसिफिक हीट बराबर 1/, क्वांटिटी इंटू स्लोप ऑफ हीटिंग कर। अब ये तुमने जो कर्व बनाया है पीछे देखो, इसमें अल्फा बीटा गामा कुछ लिखा है मैंने, ध्यान दो, ये मैंने लिखा है अल्फा, ये मैंने लिखा है बीटा, ये गामा, एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन का एंगल। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। बता दूं, सॉलिड स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, वो लिक्विड से कम होता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ आपको, है ना। ये ग्राफ से तो आंसर निकालोगे ही सही। मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि स्लोप निकालोगे ना, तो स्लोप आपको सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा मिलेगा, लिक्विड में उससे कम मिलेगा, और गैसेस स्टेट में तो सबसे कम मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि भैया यहाँ पर जो जो स्पेसिफिक हीट है ना, या हीट कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम मिलेगा आपको गैसेस स्टेट में। मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं स्लोप का ऑर्डर बता दूं, स्लोप का ऑर्डर बता दूं तो अल्फा, 10 अल्फा, 10 अल्फा ये आता है मोर देन 10 बीटा, ये मोर देन आता है 10 गामा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, अगर मैं बोलता हूं स्पेसिफिक हीट, या मैं बोलता हूं हीट कैपेसिटी, या मैं बोलता हूं हीट कैपेसिटी, तो ये क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किसमें, गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई एक्सेप्शन वाले केस नहीं, जनरल एग्जांपल, कि भैया सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा क्या होता है, गैस, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैस। ठीक है, एक बच्चा टाइप कर रहा है कि वेपर का 0.5 होता है, अबे स्टीम का भी 0.5 होता है,
पानी के लिए होता है, मैंने बोला ना एक्सेप्शन वाले केस नहीं है ये नॉर्मल केस है। सॉलिड लिक्विड गैस लिखा मैंने, आइस वाटर वेपर नहीं लिखा मैंने इसमें आइस वाटर वेपर नहीं लिखा है, बर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का, लिक्विड से ज्यादा गैस का। अब एक्सेप्शन वाली बात करते हैं, है ना, कोई रास्ते में तुमसे पकड़ के पूछे ना, ये जवाब देना, है ना, और बर्फ पानी का नाम लेके पूछे तो कुछ और आएगा। अगर मैं बर्फ पानी का नाम लेके बोलूं तो तुम्हें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी थी, 1, है ना, ये वाटर की 1, आइस की कितनी थी, 0.5, है ना, और यहाँ अपन क्या लेते हैं, वेपर की लगभग इसी के बराबर लेते हैं, ये वेपर की लगभग इसी के बराबर लेते हैं, बताया था मैंने। ये अपन बात कर रहे हैं आइस वाटर स्टीम के लिए, आइस वाटर स्टीम के लिए, है ना। तो अब इस केस में क्या बोलोगे, इस केस में बोलोगे साहब अगर मैं स्लोप बोलूं, वही अल्फा बीटा गामा, है ना, सॉलिड स्टेट के लिए अल्फा, लिक्विड स्टेट के लिए बीटा, और वेपर स्टेट के लिए गामा। तो मैं आंसर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब ये 10 गामा बराबर क्या होगा, ये होगा 10 अल्फा, और ये ज्यादा होगा किससे, ये ज्यादा होगा 10 बीटा से। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, ये अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, बर्फ पानी वाटर, भाई बर्फ पानी और स्टीम के लिए, कि जब तक इनका नाम लगा के नहीं पूछे मत बोलना, है ना। क्या बोलोगे, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैस। और स्लोप क्या होगा, स्लोप सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में, सबसे कम कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट। बात पकड़ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया भाई। तो स्लोप देख करके हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का पता लगेगा, फेस कन्वर्जन में हीट एक्सेस का लेंथ देख के लेटेंट हीट का पता लगेगा। अब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तुम कर लो। ठीक है शिवानी सिंह बेटा, है ना, ये इमोजी का मतलब समझ में आ गया, इतने बड़े बड़े इमोजी बनाए अच्छे अच्छे, है ना, ये मैंने जो बताया समझ गई। हाँ थोड़ा पेशेंस रखा कर यार, सब्र किया कर, है ना, बिल्कुल। चलो आओ एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें। ये देखो साहब, टेम्परेचर और हीट का ग्राफ दिया हुआ है दो बॉडी के लिए, ए और बी। बोल रहा बताओ किसका स्पेसिफिक हीट हाई है, किसका स्पेसिफिक हीट हाई है। स्पेसिफिक हीट के लिए स्लोप देखोगे, स्पेसिफिक हीट के लिए स्लोप देखोगे तो स्लोप साफ साफ दिख रहा है, ये 10 अल्फा ए मोर देन 10 अल्फा बी, दिख रहा है ना। ये 10 थीटा क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, ये स्लोप होता है 10 थीटा। अब आपको पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा एस ए लेस देन एस बी। तो भैया ज्यादा किसकी होगी, बी की ज्यादा होगी, समझ गया ना भाई, स्लोप से स्पेसिफिक हीट, ये स्लोप से स्पेसिफिक हीट। चलो एक और बताओ, रेशो बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, चलो एग्जैक्ट, मास सेम बोल रहा है, मास सेम बोल रहा है। अब तुम्हें पता है स्पेसिफिक हीट बराबर 1/m इंटू स्लोप, 1/m इंटू स्लोप, एम सेम है, तो ये 1/10 थीटा, 10 थीटा। तो भैया ए और बी का रेशो कितना, ए और बी का रेशो तो भैया बी के लिए एंगल है 30 और ए के लिए एंगल है 60। भैया 10 30 कितना, 1/√3, 10 60 कितना, √3, ये 1/3, आंसर आएगा 1:3, आंसर 1:3। फोर्थ कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, ठीक है भैया, फिजिक्स में कंसेप्ट ही है यार, कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर बड़ी भारी भारी चीजें आसान हो जाती है, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, और क्वेश्चन आते भी ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और लो। अब दो का फोटो बनाया तुम्हारे सामने, कंपेरेटिव फोटो बनाया, दिख रहा है कंपेरेटिव फोटो, बोल रहा है रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ सर, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन ए का यहां हो रहा है, अबे यहां पर ए का मेल्टिंग हो रहा है, ये हो रहा है मेल्टिंग ऑफ ए, और यहां क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेल्टिंग ऑफ बी, यहां हो रहा है मेल्टिंग ऑफ बी। अब तुम्हें पता है लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ हीट एक्सेस, लेंथ ऑफ हीट एक्सेस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको हीट एक्सेस का लेंथ निकालना है, हीट एक्सेस का लेंथ निकालना है। अच्छा ये तो हीट एक्सेस है ही नहीं, टाइम एक्सेस है, कोई बात नहीं, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि बोल रहा है कि सेम रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, dq बाई dt सेम है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो देखो पढ़ो। अब dq क्या होता है, m इंटू एल होता है, ये m इंटू एल, ये डिवाइड बाई टी, ये सेम होगा। तो देख रहे हो एल इज प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। तो यहां क्या बोलूंगा, यहां बोलूंगा लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ टाइम एक्सेस, लेंथ ऑफ टाइम एक्सेस, हीट एक्सेस ना बोल के टाइम एक्सेस बोल देंगे। तो भैया लेंथ देखो साहब, लेंथ देखो एल ए अपॉन एल बी, ये होगा टी ए अपॉन टी बी। अब टी ए कितना है,
टी है 8 माइनस 3, टीबी कितना है, टीबी है 12 माइनस 4, ये आ गया 5/8। ठीक है, एक मिनट, ये 8 माइनस 3, ए का लेंथ, ये 5/8 आना चाहिए, 5/8, 5/8 ऑप्शन में है क्या? वो ऑप्शन में 5/8 है ही नहीं। बी का लेंथ हो गया 12 माइनस 4 तो 8 हो गया, और ए का लेंथ हो गया 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 तो भैया ये तो 5 ही हो गया, 8 माइनस 3 तो 5, 5/8 आना चाहिए, 5/3 आना, 5/8 आना चाहिए भाई। हाँ देखो आंसर 5/8 ही दे रहा है, 5/8 ही दे रहा है, ऑप्शन में नहीं दे रहा, ऑप्शन में नहीं दे रहा, आंसर 5/8 ही है। ये ना, ये लो ऑप्शन, हटाओ ऑप्शन, हटाओ ऑप्शन, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत छप गए, आंसर आएगा 5:8, 5:8। समझ में आ रहा है ना भाई, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है? चलो अगला लो, अब एक टर्म और लो, एक टर्म और लो, नेक्स्ट टर्म लो वाटर इक्विवेलेंट। ये क्या है भाई, इसका मतलब समझो। ठीक है, ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इसका मतलब समझो भाई, इसकी जरूरत क्यों है, और ये है क्या चीज। ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात बताना कि भैया अगर मैं किसी लिक्विड को गर्म करना चाहता हूं, किसी गैस को गर्म करना चाहता हूं, तो क्या सीधे के सीधे बर्नर के ऊपर रख देंगे क्या? लिक्विड या गैस को गर्म करने के लिए क्या सीधे बर्नर के ऊपर रख दोगे क्या? किसी बर्तन में रख के गर्म करोगे ना, अरे किसी बर्तन में रख के गर्म करोगे कि नहीं, कंटेनर में रख के गर्म करोगे, है ना। सॉलिड को अपन फिर भी सीधे गर्म कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए व्हीसल चाहिए, अपने को कंटेनर चाहिए, बर्तन चाहिए, बिना बर्तन के गर्म करना पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा ऐसा आइडियल बर्तन मिलेगा क्या जो कुछ ना खाता हो? दुनिया में ऐसा कोई आइडियल बर्तन कि तुमने हीट दी, सारी की सारी आगे उसने लिक्विड को ट्रांसफर कर दी, अपनी जेब में कुछ भी नहीं रखी, बोले बर्तन गर्म नहीं हुआ, बर्तन के अंदर वाला लिक्विड गर्म हो गया? क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या बर्तन गर्म ही नहीं हो रहा और बर्तन के अंदर वाला लिक्विड गर्म हो गया? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बर्तन कुछ ना कुछ हीट खाएगा। हालांकि क्या होता है, आइडियल केस मान लेते हैं अपन, क्वेश्चन में क्या बर्तन का डाटा नहीं देता ना, क्वेश्चन में जब बर्तन का डाटा नहीं देता तो अपन आइडियल कंटेनर मान लेते हैं, और आइडियल कंटेनर मान के क्या बोलते हैं, साहब बर्तन ने कुछ भी हीट नहीं खाया, बर्तन ने कुछ भी हीट एब्जॉर्व नहीं किया, सारा का सारा आगे ट्रांसफर कर दिया, ऐसा मान लेते हैं, है ना। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बर्तन कुछ ना कुछ हीट खाएगा। मतलब अब नेट हीट निकालना है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे लिक्विड को गर्म करने का हीट प्लस बर्तन को गर्म करने का हीट। भाई भाई गर्म तो पानी हुआ, लेकिन उसके चक्कर में बर्तन को भी गर्म करना पड़ा, तो नेट हीट कितनी देनी पड़ी, कंटेनर के लिए प्लस लिक्विड के लिए। अब लिक्विड के लिए क्या बोलोगे, लिक्विड के लिए बोलोगे एमसी डेल्टी, है ना। एम क्या, लिक्विड का मास, सी क्या, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट, डेल्टी क्या, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज। लेकिन अब बर्तन के लिए भी तो हीट निकालनी पड़ेगी ना, बर्तन की हीट कैसे निकाले, तो बर्तन की हीट निकालने के लिए भी वो आप बोलोगे ये करो एमसी डेल्टी, है ना, बर्तन के लिए भी ये करो, लेकिन वो बर्तन का एम नहीं देता, बर्तन का स्पेसिफिक हीट नहीं देता, है ना। वो एक टर्म पकड़ा देता है वाटर इक्विवेलेंट, एक टर्म पकड़ा देता है वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये मैं क्लियर कर दूं तुम्हें कि भैया वाटर इक्विवेलेंट क्या बताता है। मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल प्रॉपर्टी है कि भैया मैं कंपैरिजन करता हूं वाटर से, भाई जिस बर्तन की प्रॉपर्टी मुझे पता लगानी है ना, मैं उस मटेरियल को और पानी को सेम हीट दूंगा, है ना। देखना मैं क्या कर रहा हूं, पहले समझना। ठीक है, ये मान लिया ये एक बॉडी है, और इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं मैं किससे, वाटर से। मैं बोल रहा हूं कि साहब इसका मास हो गया, साहब इस बॉडी का मास हो गया m, इसका स्पेसिफिक हीट हो गया s, वाटर का मास दे रहा हूं मैं w, और वाटर की स्पेसिफिक हीट सबको पता है क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। अब मैं जितनी हीट इस बॉडी को देता हूं ना, मैं उतनी हीट वाटर को दे रहा हूं, दोनों को बराबर हीट दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि दोनों का टेम्परेचर बराबर चेंज हो, जितना टेम्परेचर चेंज इस बॉडी का हो रहा है ना, उतना टेम्परेचर पानी का चेंज हो। सुनना मेरी बात, मैं दोनों को बराबर हीट दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि दोनों का टेम्परेचर बराबर चेंज हो। ठीक है, अब चलो मैथमेटिकली लिख के देखो, हीट अगर बराबर दे दे दोनों को, ये होगा एम एस डेल टी, ये क्या होगा W स्पेसिफिक हीट 1, ये डेल टी। तो भैया W बराबर क्या आ रहा है, W बराबर m इंटू एस आ रहा है, और W क्या था, ये W मास ऑफ वाटर था। भैया वाटर का मास कितना आ रहा है, m इंटू एस आ रहा है, तो इस W को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ये W क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। मतलब वाटर इक्विवेलेंट और कुछ नहीं है, पानी की क्वांटिटी है। वाटर इक्विवेलेंट और कुछ नहीं है, वाटर की क्वांटिटी है, किस चीज के लिए,
ठीक है, किस चीज के लिए कि भैया जितना टेम्परेचर चेंज बॉडी का हो उतना पानी का हो, बराबर हीट देने पर जितना टेम्परेचर चेंज बॉडी का हो उतना टेम्परेचर चेंज पानी का हो, तो उसके लिए हीट की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, और उसके लिए वाटर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। चलो डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, काम की बात पे आओ, ये बता क्या रहा है, ढंग से फॉर्मूले को देखो, ये इस बॉडी के एम और एस के प्रोडक्ट को बता रहा है, काम की बात समझो। वाटर इक्विवेलेंट क्या बताता है, उस बॉडी के एम और एस के प्रोडक्ट को, है ना, यानी क्वेश्चन में क्या करेगा, जो बर्तन है उसका मास नहीं देगा, क्वेश्चन में बर्तन का मास नहीं देगा, क्वेश्चन में बर्तन की स्पेसिफिक हीट नहीं देगा, वो सीधे सीधे क्वेश्चन में बोलेगा बर्तन का डब्ल्यू लो, वाटर इक्विवेलेंट लो। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या दे दिया आपको, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब एम और एस का प्रोडक्ट दे दिया, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सीधे सीधे एम और एस का प्रोडक्ट दे दिया। मेरी बात सुन रहे हो साहब, भाई मुझे क्या करना है, मुझे लिक्विड को गर्म करना है तो बर्तन को भी गर्म करना पड़ेगा। अब बर्तन की एक प्रॉपर्टी देता है अपने को, बर्तन का डब्ल्यू देता है, बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट देता है ना, और हम बोलते हैं यार टेम्परेचर चेंज के लिए हीट का फॉर्मूला एमसी डेल्टी है ना, एम नहीं दे रहा, एस नहीं दे रहा, ये तो वाटर इक्विवेलेंट दे रहा है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब एम और एस का प्रोडक्ट है। मतलब न्यूमेरिकली सॉल्व करते समय क्वेश्चन देख लेना, डब्ल्यू दिया है ना, डब्ल्यू का मतलब एम और एस का प्रोडक्ट दिया है ना। अब कोई पूछे कि ये है क्या चीज, तो भैया ये पानी की क्वांटिटी है ना। कोई थ्योरेटिकली पूछे ना कि भैया है क्या, वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है, तो भैया पानी की क्वांटिटी होती है। क्या बताती है ये एम और एस के प्रोडक्ट को बताती है। किसका एम और एस, पानी का एम और एस नहीं, बर्तन का एम और एस। समझ रहे हो ना, ये है पानी की क्वांटिटी, लेकिन बताएगा क्या, ये बताएगा बर्तन के एम और एस के प्रोडक्ट को। हालांकि बात समझ में आ गई साहब, मेरा पॉइंट समझ में आ गया। ये पानी की क्वांटिटी है, लेकिन बताती क्या है, बर्तन के एम और एस के प्रोडक्ट को बताती है। हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो, यहाँ बोलो हाँ कि ना, यस और नो, समझ में आ गई। अच्छा अब आगे बढ़े, एम और एस तो हीट कैपेसिटी भी होता था। अबे एम और एस तो हीट, एम और एस का प्रोडक्ट तो हीट कैपेसिटी भी होता था। तो ये तो हीट कैपेसिटी को ही बता रही है साहब, वाटर इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी को ही बता रहा है, पानी की क्वांटिटी हीट कैपेसिटी को ही बता रहा है। ठीक है रुको, काम की बात सुन लो, न्यूमेरिकली हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट एक ही चीज है, न्यूमेरिकली सुन लेना, न्यूमेरिकली एक ही चीज है, लेकिन इनकी यूनिट अलग अलग होती है, इनकी यूनिट अलग अलग होती है। ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो इसकी यूनिट होगी ग्राम किलोग्राम, वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट होगी ग्राम किलोग्राम, जबकि हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या था, जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है, ग्राम। मैं आपसे बोल दूं, हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली सेम। ठीक है, ये बोलते हैं साहब न्यूमेरिकली सेम, न्यूमेरिकली सेम, बट यूनिट, बट यूनिट इज डिफरेंट, बट यूनिट इज डिफरेंट। हम बोलते हैं साहब डब्ल्यू का यूनिट, डब्ल्यू का यूनिट होगा या तो ग्राम या किलोग्राम। हीट कैपेसिटी का यूनिट ये होगा जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो भाई, ये न्यूमेरिकली क्या है, सेम है, पर इनकी यूनिट क्या है, डिफरेंट है, इनकी यूनिट डिफरेंट है। मैं क्लियर करता हूँ, और मैं एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। न्यूमेरिकली सेम है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कैलोरी में सेम होगा साहब। अगर मैं बोलता हूँ ना ये है एक्स कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, तो भैया ये एक्स ग्राम होगा, ध्यान देना एक्स ग्राम होगा, ये एक्स ग्राम होगा, है ना। ये अगर एक्स कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या होगा, एक्स ग्राम होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि साहब ये वाई जूल पर केल्विन है, तो ऐसा मत बोल देना कि वाई किलोग्राम हो गया, ऐसा मत बोल देना वाई किलोग्राम, बोले कैलोरी था तो ग्राम, बोले जूल था तो किलोग्राम, गलत। इसको आपको बदलना पड़ेगा, किसमें, कैलोरी में। तो ये आएगा वार वाई अपॉन 4.2 ग्राम, ये आएगा वाई अपॉन 4.2 ग्राम। समझ रहे हो ना, वाई केजी नहीं होगा, मैं यही बोल रहा हूँ तुम्हें। बच्चे क्या भावुक हो जाते हैं, बोले कैलोरी में ग्राम था तो बोले जूल में किलोग्राम होगा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा लिमिटेशन क्यों दे रहा हूँ। मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकली बराबर है, और एक तरफ बोल रहा हूँ कि सिर्फ कैलोरी में बराबर है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने पानी की स्पेसिफिक हीट 1 लिया, देखो देखो तो सॉल्व करते समय पानी का स्पेसिफिक हीट 1 लिया, और 1 किस में है, 1 कैलोरी में। इसलिए वो 1 हिडन चल रहा है भाई, 1 चुपचाप चल रहा है, वो 1 दिख नहीं रहा तुम्हें, है ना। इसी इसी वजह से अपन क्या बोल रहे हैं, इसी इसी के कारण बोल रहे हैं कि साहब कैलोरी में बराबर होगा, हर यूनिट सिस्टम में बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया साहब। ठीक है, मैं बात कंक्लूड कर लूं, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, पानी की क्वांटिटी है, किसको बताता है, बर्तन के एम और एस के प्रोडक्ट को बताता है, बर्तन के एम और एस के प्रोडक्ट को बताता है। ठीक है, किसके बराबर है, न्यूमेरिकली हीट कैपेसिटी के बराबर है, किसमें, सिर्फ कैलोरी में, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। बात पकड़ में आ गई साहब, अरे बात पकड़ में आ गया, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब एक काम की बात सुनो,
क्या होता है, आज से पहले भी तुमने पानी को गर्म किया है, आज भी क्वेश्चन किए तुमने, टेम्परेचर चेंज के पानी गर्म किया तुमने आज भी, कल भी हमने पानी गर्म किया था, सॉलिड गर्म किया था, है ना, गैस गर्म किया था। तो भैया कोई भी मटेरियल अगर हम गर्म कर रहे हैं तो सीधी सी बात है बर्तन में रख के करेंगे। अगर बर्तन की प्रॉपर्टी नहीं देता ना तो आइडियल कंटेनर मान लेते हैं कि सिर्फ पानी को गर्म कर देते हैं। लेकिन बर्तन की प्रॉपर्टी दे दे तो भैया नेट हीट निकालने के लिए उस बर्तन को भी कंसीडर करना। मतलब मैं अगर तुमसे बोलता हूं, देखो सुनना सुनना, ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको गर्म करूंगा, मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ लिक्विड ml, स्पेसिफिक हीट SL, ये बर्तन के लिए मैंने दे दिया W, बर्तन के लिए दे दिया W। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लिक्विड का टेम्परेचर चेंज का हीट, तो हम बोलेंगे MS डेल्टी। मैं अगर कंटेनर का बोलता हूं तो क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा W इंटू डेल्टी। समझ रहे हो भाई, कंटेनर हमें क्या बोलना था, हमें बोलना था कंटेनर का मास, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज। अब कंटेनर का मास नहीं दिया, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट नहीं दी, W दे दिया, तो हम क्या लेंगे, W इंटू डेल्टी लेंगे। ठीक है, अच्छा नेट हीट बोले तो क्या बोलोगे, नेट हीट बोलेंगे साहब लिक्विड को गर्म करने के लिए प्लस कंटेनर को गर्म करने के लिए। बात पकड़ में आ गई भाई, हाँ आगे ना बोलो, कंसेप्ट पकड़ में आ गया, बात पकड़ में आ गई ना। अच्छा एक चीज और बताऊं जहां बच्चे गलती करते हैं, ये कंटेनर के लिए मैंने फॉर्मूला बोला W इंटू डेल्टी। ध्यान रखना W या तो ग्राम में देगा या किलोग्राम में देगा। अगर ये ग्राम में देता है ना टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में रखो, तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर कैलोरी में आएगा। अगर ये किलोग्राम में देता है, आप डिग्री सेल्सियस में रखो, आंसर किलो कैलोरी में आएगा, ये आंसर किलो कैलोरी में आएगा। अब यहां फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओए ग्राम इंटू सेल्सियस, ये कब से कैलोरी होने लग गया। ठीक है, तो मत भूलो, मत भूलो वन साइलेंट चल रहा है, मत भूलो वाटर इक्विवेलेंट है ना, तो वन साइलेंट चल रहा है और वन किस में चल रहा है, वन कैलोरी में चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर W ग्राम में है तो ये सेल्सियस में रखो, आंसर कैलोरी में, वो किलोग्राम तो किलो कैलोरी। ठीक है, ये भैया मैंने आपको बताया कंटेनर के बारे में। चलो क्वेश्चन पे हाथ साफ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि बर्फ रखिए 10 ग्राम, ये आइस रखिए कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और बर्तन की प्रॉपर्टी दे रहा है, देखो बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट दे रहा है 10 ग्राम, बोल रहा है कितना हीट यहाँ पर इसको सप्लाई करें। ठीक है, अब तो ये पानी को इवोपरेट करने के लिए, लो पानी को उड़ाना है अपने को तो पूरा, बोल रहा पानी को उड़ाने के लिए कितना हीट दें, तो भैया तुम्हें पानी के लिए भी देनी पड़ेगी और बर्तन के लिए भी देनी पड़ेगी, ये वाटर के लिए भी देनी पड़ेगी और कंटेनर के लिए भी। चलो कंटेनर का अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे, कंटेनर का तो सीधे W इंटू डेल्टी बोलोगे। पहले टेम्परेचर 0 था, वो कहां तक पहुंचना चाहिए, वो कहां तक पहुंचना चाहिए, 100 तक पहुंचना चाहिए। अरे 100 तक पहुंचना, टेम्परेचर चेंज 100, तो क्या बोलोगे साहब, ये बोलेंगे ये वाटर इक्विवेलेंट कितना है 10, ये कितना हो गया 100, तो 1000 आ जाएगा, 1000। ये लो बर्तन 1000 खाएगा, बर्तन 1000 खाएगा, है ना। चलो पानी के लिए कितनी चाहिए, तो पहले पहले सॉरी आइस के लिए कितनी चाहिए, आइस को वेपराइज करना है ना, तो पहले आइस बदलेगा वाटर में, पहले आइस बदलेगा वाटर में, है ना। ये प्रोसेस क्या है, पहले आइस वाटर, है ना, फिर वाटर से क्या बनेगा, वाटर 100 तक पहुंचेगा, फिर वाटर 100 से क्या बनाएगा, स्टीम बनाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। आइस से वाटर बोले तो मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, ये तो सीधे ही 0 पर है, आइस का तो कोई टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा, ये तो 0 पे हीट मिलते ही मेल्ट हो जाएगी, 0 पे हीट मिलते ही मेल्ट हो जाएगी। क्या बोलेंगे, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद क्या होगा, मास ऑफ हाइट आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, टेम्परेचर चेंज कितना, 100 माइनस 0। उसके बाद क्या है, वेपर बनाना है, मास ऑफ आइस इंटू 540। ये तो समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा, ये पहले लिखा m इंटू LF, ये क्या लिखा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज, ये क्या लिखा, मास ऑफ वाटर इंटू LV। ये सम करो, सम करो, ये आया 800, ये आया साहब 1000, और ये आया 5400। ये सॉल्व करता हूं तो बर्फ के लिए कितनी हीट आ गई, ये आ गई साहब, ये 6400 और 800 7200। तो नेट कितना आएगा, नेट कितना हीट देना पड़ेगा कंटेनर के लिए प्लस आइस के लिए, कंटेनर के लिए कितना 1000 और आइस के लिए कितना 7200, आंसर आएगा 8200 कैलोरी। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इतना देना पड़ेगा भाई। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना सब, मतलब यही क्वेश्चन अपन ने बर्फ को पिघलाने वाला आज किया है, आज ही किया है, उसमें बर्तन की बात नहीं कर रहा था, जब बर्तन की बात नहीं कर रहा था तो हम भी नहीं कर रहे थे,
आइडियल बर्तन मान रहे थे, जबकि देखो वास्तविकता में बर्तन कुछ ना कुछ खाता है। 1000 कैलोरी बर्तन ने खाया, मतलब तुम्हें देना पड़ा 8200, जबकि काम में कितना आया, काम में आया 7200। 1000 कैलोरी तो बर्तन को गर्म करने में खर्च हो गया, 1000 कैलोरी तो बर्तन को गर्म करने में खर्च हो गया। समझ पा रहे हो ना सब? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट क्या है, आप सुनना सा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है व्हीसल के लिए टेम्परेचर कैसे निकाला। बेटा, जितना तुम्हें अंदर वाली चीज को गर्म करना है उतना बर्तन को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जितना अंदर वाली चीज गर्म होगी ना, अंदर पानी था, जितना पानी गर्म करोगे उतना बर्तन को गर्म करना पड़ेगा। जितना पानी का टेम्परेचर चेंज होगा उतना बर्तन का होगा। समझ रहे हो ना? पहले बाहर वाले का होगा तभी तो अंदर वाले का होगा। गर्म पानी को गर्म करने वाला बर्तन ही तो है। अगर बर्तन गर्म नहीं होगा तो पानी कहाँ से गर्म होगा? बर्तन 100 पहुंचेगा तभी तो पानी 100 पहुंचेगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अगर बर्तन 100 नहीं पहुंचेगा तो पानी 100 कैसे पहुंचेगा? बोले बर्तन का तो 80 है और पानी का 100 हो गया, तो ऐसे होता है क्या? ठीक है, हाँ, ये एक लाइन, ये इवोपरेशन से कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। ये इवोपरेशन लाइन से कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी इवोपरेट करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे अगर इवोपरेशन मान के सॉल्व करोगे। टेम्परेचर बताओ, किस टेम्परेचर पे इवोपरेशन हुआ, बताया उसने कि 50 पे इवोपरेट हुआ, 40 पे हुआ, 30 पे हुआ, कुछ बताया क्या? नहीं बताया, तो हम जानते हैं 100 पे होता है। हम जानते हैं 100 पे होता है, तो 100 तक ले गया मैं। देखो देखो 100 तक ले गया मैं 100 तक ले गया उसको। ठीक है, बोला जब तक आइस मेल्ट होगा तब तक व्हीसल का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्या? बेटा होगा, बर्तन का बढ़ता रहेगा, बर्तन का मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा ही होगा, है ना? तब तो अंदर जाकर के अंदर की बर्फ पिघलेगी, वरना बर्फ कैसे पिघलेगी? है ना? पिघलने के बाद बर्फ का अपना एक अलग प्रोसेस रहेगा, पानी का एक अलग प्रोसेस रहेगा। लास्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम जब आएगी ना, तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर बराबर मिलेगा, जितना अंदर का उतना बाहर का। ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि जितना अंदर का पानी गर्म गर्म हुआ उतना बर्तन गर्म हुआ। एक बच्चा बोल रहा है कि -10 होता अगर बर्फ का, तो उसके लिए भी कंटेनर की हीट निकालते। बिल्कुल निकालते, बिल्कुल निकालते। हम बर्तन का भी इनिशियल -10 ही मानते। अगर बर्फ का -10 होता ना, तो हम बर्तन का भी -10 ही मानते, या फिर क्वेश्चन में देगा वो बर्तन का कितना है। हम थर्मल इक्विलिब्रियम मानते हैं साहब, कि जो जो दिया जा रहा है साहब, उसका टेम्परेचर -10 है, बर्तन का भी -10 है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और लास्ट में भी क्या होगा, दोनों का 100 होगा। ठीक है, ये बोला तो बर्तन, अबे यार, अगर उसको 110 करवाना होगा तो बोल देगा ना वो। अनुभव बेटा, अगर उसको बर्तन का 110 करवाना होगा तो बोलेगा क्वेश्चन में। उसने बोला नहीं ना ऐसा। वो बोलता कि बर्तन तो 110 पहुंच गया, अब तुम अंदाजा लगा लेते पानी तो 100 पे गायब हो जाएगा। उसने नहीं बोला, तो अपन तो थर्मल इक्विलिब्रियम, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर बर्तन का और अंदर रखी हुई चीज का सेम था। फाइनल टेम्परेचर बर्तन का और अंदर रखी हुई चीज का क्या होगा, सेम होगा। कुछ और करवाना होगा तो बोलेगा ना यार। वो नहीं बोल रहा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ और करवाना चाहेगा तो बोल देगा। चलो, अब आओ साहब, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आओ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता क्या है, समझना। ये कैलोरीमेट्री एक्चुअल में है क्या? एक अपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को मिलाया जाता है। दो ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं, है ना? मिलाएंगे तो क्या करेंगे, लेना देना करेंगे। अरे मिलाएंगे तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी हीट देगी, लो लो टेम्परेचर वाली बॉडी हीट लेगी, मतलब सीधे सीधे हाई वाले को लॉस होगा, लो वाले को गेन होगा। अब ये ऐसे चक्कर में क्या होगा, हाई वाले का टेम्परेचर कम होगा, लो वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तब तक ये लेना देना चलता रहेगा। जिस दिन ये टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उस दिन लेना देना खत्म हो जाएगा, फिर हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा फंडा ऐसा, हाई वाले ने दिया, लो वाले ने लिया, हाई वाले को लॉस, लो वाले को गेन। अब बोलते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम ये मान के चलते हैं आइडियल केस कोई लॉस नहीं हुआ, सराउंडिंग से किसी तरह का बाहर से हीट अंदर नहीं आया, अंदर का बाहर नहीं गया, है ना? ये बोलते हैं कि सराउंडिंग का कुछ भी अंदर का बाहर नहीं जा रहा, बाहर का अंदर नहीं आ रहा, कोई लेना देना नहीं। जब दो ऑब्जेक्ट मिला रहे ना, तो वो आपस में मस्त है, बाकी दुनिया से उनका संपर्क कटा हुआ है ना? जो करेंगे आपस में करेंगे, है ना? बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं होगा। वो दोनों ऑब्जेक्ट मिलाएंगे ना, तो वही आपस में एक्सचेंज करेंगे, बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, ऐसे केस में बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन। बड़ा आसान फंडा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना? क्या बोलते हैं साहब, पहले हाई वाले का लॉस हुआ और लो वाले को गेन हुआ, तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस
बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? अब ये काम क्या आएगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना, इसी को बोलते हैं पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अच्छा, ये कंसेप्ट काम क्या आएगा, ये काम आता है फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या पार्ट क्या है साहब, इसका एप्लीकेशन पार्ट है टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकालने के काम आएगा। समझ में आ रहा है साहब? ठीक है, ये मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर, चलो मैं निकालता हूँ, मैं तरीका बताता हूँ, मेथड बताता हूँ। तो पहला केस में क्या ले रहा हूँ, इसमें मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, सेम फेस के सब्सटेंस मिला रहा हूँ। ठीक है, सेम फेस मटेरियल मिक्स इन ए कैलोरीमेट्री, मिक्स इन ए कैलोरीमेट्री। ठीक है, बर्तन में सेम फेस के मटेरियल मिलाए जा रहे हैं। अच्छा, क्लियर कर लेना, इस लाइन को क्लियर कर लेना। सेम फेस का मतलब क्या है, सेम फेस का मतलब है भैया सॉलिड के कांटेक्ट में सॉलिड को रखोगे, लिक्विड के कांटेक्ट में लिक्विड को रखोगे, गैस के कांटेक्ट में गैस को करोगे। समझ रहे हो? सेम फेस का मतलब सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड और गैस में गैस। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं साहब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाऊंगा, पानी पानी, एक गर्म एक ठंडा। मैं बोलता हूं पानी में दूध मिलाऊंगा, मैं तो पेट्रोल में केरोसिन ऑयल मिलाया जाएगा। समझ रहे हो? लिक्विड में लिक्विड, सेम फेस। अच्छा, गैस में गैस का एग्जांपल दूं, है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई और। अच्छा, ये मिक्सचर वाले जो केस है ना, इनमें इमिक्सिबल लिक्विड लेंगे, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मिल करके रिएक्शन कर दे, मिल करके कोई केमिकल रिएक्शन कर दे। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग, अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। एक बच्चा बोल रहा है, बोले एल्कोहल में पानी मिलाएंगे। मैंने कहा ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी अपने को, इमिक्सिबल लिक्विड्स मिलने नहीं चाहिए, बस हीट एक्सचेंज मिल करके क्या करने चाहिए, हीट एक्सचेंज करने चाहिए। मतलब देखो, सोच भी देखो, आदमी की सोच कहाँ जाती है, देखो क्या सोच रहा है भाई, देखो देखो तो सही, सोच क्या रहा है वो। बोले अल्कोहल में पानी मिलाएंगे, वाह वाह वाह, खतरनाक। ठीक है। एक एक बोल रहा है, बोले सोडा मिलाऊंगा मैं तो, वाह, मतलब तुम्हारी रेंज बड़ी खतरनाक है, बड़ी भारी भारी लोग हो, आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है, ब्रांड मत बोलो अब तुम, है ना, वो क्रोनोलॉजी समझ समझ में आ गई तुम्हें, बहुत बढ़िया। बोले पेप्सी भी मिलाते हैं, सब अपने अपना वो ब्रांड बता रहे हैं अब, है ना। बोले सैनिटाइजर मिलाऊंगा मैं तो, हाँ तो ये यही रह गया, तो ये मिला के पी ले भाई, धरती पे कुछ रहा नहीं अब देखने को, है ना। आ जाओ वापस आओ। तो मैं बता रहा था, लिक्विड में लिक्विड, गैस में गैस, और भैया इमिक्सिबल होना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मालूम पड़ा कि तुम टेम्परेचर निकालने जा रहे हो, उन्होंने तो कोई केमिकल रिएक्शन कर ली, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगी। ये जो अपन हीट गेन और हीट लॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, इसमें मान के चल रहे हैं कि ना तो बाहर से कुछ आ रहा है, ना अंदर का कुछ बाहर जा रहा है। ये एक को लॉस हो रहा है, दूसरे को उतना गेन हो रहा है। मतलब सीधे सीधे अपन क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे अपन इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। रुकना रुकना, सुनना मेरी बात। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सीधे सीधे क्या है, इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। भाई एक की इंटर एनर्जी कम हो गई तो दूसरे की इंटर एनर्जी बढ़ गई, लेकिन सिस्टम की इंटर एनर्जी क्या है, कंजर्व। उन दोनों की मिलकर के इंटर एनर्जी कंजर्व रहेगी। बात पकड़ में आ गई ना सब? ठीक है, बाहर से ना तो अंदर की हीट बाहर जाएगी, ना बाहर की अंदर आएगी। चलो अब मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इसमें सॉल्व करना सिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, सेम फेस के मटेरियल मिला रहा हूँ, मैं गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाता हूँ। अगर मैं गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मिल करके, क्या इनको मिलाने से क्या फेस कन्वर्जन हो जाएगा क्या? गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाऊंगा तो क्या फेस कन्वर्जन हो जाएगा क्या? क्या वेपर बन जाएगी क्या? स्टीम बन जाएगी क्या? भाई मान लिया नल से आया, भाई मैंने बोला गर्म पानी था 10 का, और सॉरी, ठंडा पानी था 10 डिग्री सेल्सियस का, और गर्म पानी था साहब 60 डिग्री सेल्सियस का, तो मिलकर के क्या 70 बन जाएगा क्या? या 20 और 80 क्या मिलके 100 बन जाएगा क्या? ठीक है, आंसर आएगा गर्म से कम और ठंडे से ज्यादा। मिक्सचर का टेम्परेचर जो आएगा ना, वो ये गर्म से कम आएगा, ठंडे से ज्यादा आएगा, 80 से कम और 20 से ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो ना? कभी भी, कभी भी ये फेस कन्वर्जन नहीं हो सकता। गैस में गैस को मिला दो, मिल करके कभी फेस कन्वर्जन नहीं करेंगी, गैस ही बनी रहेगी। लिक्विड में लिक्विड को मिला दो, लिक्विड ही बना रहेगा, कभी फेस कन्वर्जन नहीं होगा। अब मुझे बताओ, फेस कन्वर्जन नहीं होगा तो हीट गेन और हीट लॉस का फॉर्मूला में क्या लूं? हीट गेन और हीट लॉस का फॉर्मूला क्या लूं? क्या एम इंटू एल ले सकता हूं क्या? क्या एम इंटू एल ले सकता हूं क्या? एम इंटू एल नहीं ले सकता, मैं सिर्फ लूंगा एम एस डी टी, सिर्फ फॉर्मूला लूंगा एम एस डी टी। समझ में आ रहा है ना?
मैं हीट गेन हीट लॉस में सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लेने वाला हूँ, ms डेल्टी। आ जाओ साहब, ये पहला मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल, इसका मास m1, स्पेसिफिक हीट s1, टेम्परेचर t1, ये m2, ये s2, ये t2। मैं बोल रहा हूँ t1 मोर देन t2। अब मिलाते हैं साहब, मिला दो, मिक्स कर दो, बताओ कौन हाई टेम्परेचर पर है। हाई टेम्परेचर वाला कौन, t1 या t2? हाई टेम्परेचर वाला कौन, t1 या t2? t1। तो ये लॉस करेगा भैया, ये हीट लॉस करेगा, ये t1 करेगा हीट लॉस, t2 क्या करेगा, t2 करेगा हीट गेन, ये हीट गेन करेगा। कब तक करेगा, जब तक दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक करेगा, है ना। अब रुको रुको, मुझे एक बात बताओ, ऐसा करने में क्या होगा, ऐसा करने में t1 का टेम्परेचर कम होगा और t2 का टेम्परेचर बढ़ेगा, t1 कम होगा, t2 बढ़ेगा, फाइनल टेम्परेचर जो आएगा ना वो t1 से तो कम आएगा और t2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये थियोरेटिकली बता रहा हूं मैं, फाइनल टेम्परेचर t1 से कम आएगा और t2 से क्या आएगा, ज्यादा। समझ रहे हो भाई, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आने वाला है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, कभी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं, कभी मिनिमम से कम नहीं, है ना। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, टी फाइनल नॉट मोर देन टी मैक्सिमम वैल्यू और टी फाइनल नॉट लेस देन टी मिनिमम वैल्यू। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेम फेज की, ये मैं बात कर रहा हूं सेम फेज की। इवन मैं बता दूं इक्वल भी नहीं आएगा, टी फाइनल इज नॉट इक्वल टू टी मैक्सिमम वैल्यू और टी फाइनल इज नॉट इक्वल टू टी मिनिमम वैल्यू। ना तो मैक्सिमम के बराबर आएगा, ना मिनिमम के बराबर आएगा, है ना, ना मैक्सिमम से ज्यादा आएगा, ना मिनिमम से कम आएगा, ये आएगा बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा। चलो कितना आएगा निकाल तो लें, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे चलते हैं। क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन। लॉस किसको हुआ, लॉस किसको हुआ, पहले वाले को लॉस हुआ। अबे लॉस पहले वाले को हो रहा है ना, अब पहले वाले को लॉस हो रहा है। अच्छा ध्यान देना, मैं मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वर्ड, फॉर्मूला तो एम एस डेल्टी लोगे, सबको पता है, सबको पता है एम एस डेल्टी लेंगे, लेकिन ये लॉस वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, गौर करना, M1S1 में लिख रहा हूँ T1 माइनस टी फाइनल। देखो मैंने क्या किया, इस लाइन पे देखो मैंने क्या किया, नॉर्मली टेम्परेचर चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, मैं यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉस का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे लॉस का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए। आ जाओ इधर गेन पे आ जाओ, गेन लिखेंगे M2S2, ये होगा T फाइनल माइनस T2, ये T फाइनल माइनस T2। समझ में आ गया ना सबको। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं ना, तो T फाइनल आएगा M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाय आएगा M1S1 प्लस M2S2। ये भैया मैंने फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। अगर आपको याद रखने की क्षमता है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बोलोगे। और नहीं तो मेथड भी सिखा दिया मैंने, गेन और लॉस को बराबर करना है ना। बस गलती कहाँ होती है वो टर्म बता दी मैंने, गेन और लॉस को बराबर करते समय बच्चे क्या लॉस का मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करते, तो आंसर गलत आया था, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, कहाँ गलती करते हैं बच्चे। अगर ये फॉर्मूला याद रख लेते हो तो सारा झगड़ा ही खत्म, अगर फॉर्मूला याद रख लेते हो तो झगड़ा ही खत्म, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल दो। लेकिन अगर तुम कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो हीट लॉस का मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करना। बच्चे क्या करते हैं, MS डेल्टी, डेल्टी फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर गलत आया था, है ना। तो मैंने जहां आंसर गलती होती है ना वो टर्म बता दिया कि भैया मैग्नीट्यूड लेना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लेना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, अच्छा एक और बताऊं, इस फॉर्मूले की खासियत एक और बताऊं, इस फॉर्मूले में तुम टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में रखते हो ना, तो आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, मैं फिर से याद दिला दूं भैया, टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों में से किसी में भी रखो आंसर सेम आता है। लेकिन टेम्परेचर जहां जहां दिखता था हम क्या बोलते थे, यार केल्विन में रखो, टेम्परेचर को केल्विन में रखो, ऐसा बोलते थे ना। आज मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं, मारो 6, सेल्सियस में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रख, रुको रुको रुको, पूरी बात सुनो, दोनों सेल्सियस में रखना, है ना, या दोनों केल्विन में रखना। ऐसे नहीं कि एक सेल्सियस में रख दिया एक केल्विन में रख दिया, है ना। T1 T2 को आप चाहो दोनों को सेल्सियस में रखो तो आंसर सेल्सियस में आ जाएगा, अगर दोनों को केल्विन में रखोगे तो आंसर केल्विन में आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसी छूट क्यों दे रहा हूं मैं, ऐसे ऑफर रोज रोज नहीं आते, समझ रहे हो। ये होली के ऑफर जल्दी क्यों आने लग गए, ये होली का ऑफर आ गया साहब। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो देखो गेन लॉस करते समय तुमने टेम्परेचर चेंज रखा है, ऊपर देखो, हीट गेन और हीट लॉस जब करा है तो टेम्परेचर चेंज रखा है तुमने, और तुम्हें पता है टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस केल्विन में बराबर होता है। तो भैया ऐसे ऑफर रोज रोज नहीं आएंगे, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि T1 और T2 अगर मैं डिग्री सेल्सियस में रखता हूँ ना,
तो ऐसे केस में टी फाइनल भी किस में आएगा, टी फाइनल भी डिग्री सेल्सियस में आएगा। और T1 और T2 अगर मैं केल्विन में रखता हूं तो ऐसे केस में टी फाइनल केल्विन में आएगा, ऐसे केस में टी फाइनल केल्विन में आएगा, है ना। ये बता दिया मैंने। अब ऐसा मत कर देना कि एक सेल्सियस में रख दो एक केल्विन में रख दो, बोले सर ने कहा था किसी में भी रख दो, दोनों को सेम में रखना। आंसर क्या आएगा बता दिया मैंने, T1 और T2 के बीच में आएगा। T1 के बराबर भी नहीं आएगा, मैक्सिमम के बराबर भी नहीं आएगा, मिनिमम के बराबर भी नहीं आएगा। मैक्सिमम से ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और मिनिमम से कम का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोकना, मैं एक बात और बोल रहा हूं, काम की बात बोल रहा हूं, ढंग से सुन लो। ये मैंने बात करी है सेम फेस के लिए। अगर मैं बर्फ और पानी वाले बात करूंगा ना, डिफरेंट फेस के लिए, बर्फ और पानी, तो भैया वहां पर आंसर जो है ना मिनिमम से कम आ जाता है, मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता है, वहां आ जाता है। बर्फ और पानी वाला केस लोगे ना, डिफरेंट फेस वाला, वहां आ जाता है, वहां मैक्सिमम के बराबर भी आ जाता है, मिनिमम के बराबर भी आ जाता है ना। मैं प्रूफ करूंगा, मैं प्रूफ करूंगा, घबराओ मत। मैं ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के जुगाड़ बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं मैंने से कि सेम फेज में आंसर मैक्सिमम और मिनिमम के बराबर नहीं आ सकता, आंसर आएगा मैक्सिमम मिनिमम के बीच में। डिफरेंट फेज का केस पढ़ोगे ना, बर्फ और पानी, तो मिनिमम के बराबर आ सकता है, मैक्सिमम के बराबर आ सकता है। मैं प्रूफ करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ कुछ स्टैंडर्ड केस बता रहा हूँ मैं, सुनना, कुछ स्टैंडर्ड केस बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि साहब बराबर बराबर अमाउंट में मिलाया जाए, ऐसा जो तुम सेम फेज के सब्सटेंस मिला रहे हो ना, बराबर अमाउंट में मिला दो साहब। अगर बराबर अमाउंट में मिलाते हैं तो आंसर क्या बन रहा है, S1T1 प्लस S2T2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। क्या ये टी एवरेज के बराबर है क्या, क्या ये टी एवरेज के बराबर है क्या, क्या ये एवरेज टेम्परेचर के बराबर है क्या, नहीं है बराबर। चलो मैं बोल रहा हूं कि साहब सेम मटेरियल मिलाओ, गर्म पानी और ठंडा पानी, दोनों पानी पानी, दोनों पानी पानी मतलब दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम, है ना। अलग अलग अमाउंट में मिलाता हूं। अब अगर अलग अलग अमाउंट में मिलाता हूं तो ये M1T1 ये M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, क्या अभी भी एवरेज आ रहा है क्या, क्या अभी भी आंसर टी एवरेज आ रहा है क्या, अभी भी आंसर टी एवरेज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि साहब बराबर अमाउंट में मिलाओ, बराबर सेम सब्सटेंस सेम अमाउंट में मिलाओ। अगर मैं सेम सब्सटेंस सेम अमाउंट में मिलाता हूं तो आंसर आएगा T1 प्लस T2/2। ये क्या होता है, ये T1 प्लस T2/2 क्या होता है, ये टी एवरेज होता है, ये होता है T1 प्लस T2/2, ये होता है टी एवरेज, मतलब आंसर आएगा एवरेज टेम्परेचर के बराबर, ठीक है। तो स्टेटमेंट सुन लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तुम्हारे एम्स वाले जो AR क्वेश्चन थे ना, उनमें ये क्वेश्चन था पहले मॉड्यूल में, है ना। अब तो वो AR हटा दिया अपन ने, उसमें एम्स वाले में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक है। सुनना मेरी बात, एवरेज टेम्परेचर कब आता है, जब सेम सब्सटेंस सेम अमाउंट में मिलाए। अगर डिफरेंट सब्सटेंस सेम अमाउंट में मिलाओगे ना, कभी नहीं आएगा, है ना। अगर सेम सब्सटेंस डिफरेंट अमाउंट में मिलाओगे तो भी कभी नहीं आएगा। तो एवरेज टेम्परेचर कब आता है, ऐसे नहीं कि तुमने गर्म पानी ठंडे पानी को मिलाया आंसर टी एवरेज आ गया, नहीं। गर्म पानी और ठंडे पानी को बराबर अमाउंट में मिलाओगे ना तो आंसर टी एवरेज आएगा। मतलब तुमने तुमने 10 किलो गर्म पानी लिया और 10 किलो ठंडा पानी लिया, अब मिलाते हो ना तो आंसर क्या आएगा, टी एवरेज आएगा, अदरवाइज टी एवरेज कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक और एवरेज के लिए एक कंडीशन और, ये एम और सी अगर सेम है तो एम और सी का प्रोडक्ट हीट कैपेसिटी होता है ना, अरे एम और एस का प्रोडक्ट हीट कैपेसिटी होता है ना। तो मैं एक और कंडीशन बोल सकता हूँ कि भैया हीट कैपेसिटी सेम है ना तो भी आंसर टी एवरेज आएगा, अगर हीट कैपेसिटी सेम है तो भी आंसर टी एवरेज आएगा। तो एवरेज की कंडीशन सुन लो, ऐसे मटेरियल मिलाओ जिनकी हीट कैपेसिटी सेम हो तो आंसर टी एवरेज आता है, ऐसे मटेरियल तुमने मिला दिए जिनकी हीट कैपेसिटी सेम है तो आंसर आएगा टी एवरेज। ऐसे मटेरियल तुम मिलाते हो जिनका जो स्पेसिफिक हीट सेम और क्वांटिटी सेम, तो भैया टी एवरेज आएगा, ठीक है। चलो मैंने एक और चीज बोली थी, मैंने बोला कि साहब ये जो फॉर्मूला है गैस में गैस मिलाए तो भी लगता है, मैंने फॉर्मूला बताया ना गैस में गैस मिलाए तो भी लगता है। अब अगर मैं गैसियस मिक्सचर के लिए फॉर्मूला बोलूं, मैं बोलूं साहब फाइनल टेम्परेचर किसके लिए, गैसियस मिक्सचर का, तो अब एक झगड़ा है साहब। झगड़ा क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या लें, झगड़ा क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या लें, भाई फॉर्मूला तो यही लगाओगे तुम, है ना, फॉर्मूला यही लगाओगे तो स्पेसिफिक हीट क्या लें, गैस तो भगवान है यार, गैस की तो स्पेसिफिक हीट की बहुत सारी वैल्यू होती है, सीपी होता है, सीवी होता है, बहुत सारा होता है, कौन सा ले। तो भैया मिलाने के लिए तो एक ही बर्तन में लाओगे ना, मिलाने के लिए एक ही बर्तन में लाओगे, ऐसा थोड़ी कि एक मेरे घर पे एक तुम्हारे घर पे बोले मिल गए, ये थोड़ी मिलते हैं। मिलाने के लिए दोनों को मेरे घर पे ही लाना पड़ेगा। अरे बर्तन सेम होगा कि नहीं होगा, अगर कंटेनर सेम होगा तो वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। तो भैया सीवी लेते हैं, सीवी लेते हैं, गैसेस के लिए फॉर्मूला बोल रहा हूँ, है ना, गैसेस के लिए फॉर्मूला बोल रहा हूँ, तो M1CV1T1 प्लस M2CV2T2 डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे साहब, M1CV1 प्लस M2CV2, ठीक है। अभी मैंने सीवी पढ़ाया नहीं है ना, ये केटीजी में पढ़ाऊंगा आपको। तो सीवी का वैल्यू होता है F/2R,
ये F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भैया ये यहाँ से अगर मैं रखता हूँ ना CV का वैल्यू F/2R, तो R/2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो आंसर बनेगा T फाइनल, मोल्स में अगर लिखता हूँ तो μ1 F1 T1 प्लस μ2 F2 T2 डिवाइडेड बाय μ1 F1 प्लस μ2 F2। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तुम्हें वहां मिलने वाला है साहब, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हें गैस के साथ मिलेगा वहां पर, जब गैसेस मिक्सचर पढ़ेंगे ना अपन KTG में, तब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तब मैं तुम्हें ये बात याद दिलाऊंगा कि भैया अपन पढ़ चुके हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो। मतलब मैंने यही बता दिया, साहब सेम फेस के मटेरियल मिलाए ना, सॉलिड में सॉलिड मिलाए, लिक्विड में लिक्विड मिलाए, गैस में गैस मिलाए, तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और आंसर कभी भी मैक्सिमम के बराबर नहीं आएगा, कभी भी मिनिमम के बराबर नहीं आएगा, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आ सकता, मिनिमम से कम नहीं आ सकता, ठीक है। क्या आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, ठीक है। चलो 2-4 क्वेश्चन हाथ साफ करते हैं, इस पर सेम फेस पे क्वेश्चन हाथ साफ करते हैं। लो पहला क्वेश्चन लो, बोला 100 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस, बोल रहा है 200 ग्राम पानी, अच्छा ये भी पानी, पानी में पानी मिला रहे, सेम सब्सटेंस। बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ। अब मुझे फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बोलूंगा, M1S T1, मैं बोलूंगा M2S T2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, S से S कैंसिल। पहले कितना है 100 ग्राम, T1 कितना है 20, फिर कितना है 200 ग्राम, T2 कितना है 80 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 100 प्लस कितना 200। सॉल्व करें तो ये हो गया 2000, ये हो गया ये 1600, सॉरी 16000, ये कितना हो गया साहब 300। अब सॉल्व करें तो कितना हो गया साहब, ये 18000 डिवाइड बाय ये 300, ये 2 जीरो गए तो 60 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप बोलोगे नहीं हम तो याद करते ही नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट पे जिंदा रहते हैं। तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन, कॉन्सेप्ट से करो। ध्यान रखना गलती कहाँ होती है, मैं बता चुका हूँ, गलती तुम मैग्नीट्यूड में करोगे, है ना। ये बच्चे कंसेप्ट में गलती नहीं करते, गलती ये मैग्नीट्यूड निकालते समय करते हैं, ठीक है। तो साहब हीट लॉस किसको होगा, 80 वाले को, 80 वाले को, तो ये डेल टी बोलूंगा 80 माइनस टी फाइनल। और गेन किसको होगा, 100 वाले को, ये 100 इंटू 1, ये टी फाइनल माइनस 20। सॉल्व कर लो, टी फाइनल आ जाएगा, सॉल्व कर लो, टी फाइनल आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिससे भी तुम्हें इजी लगे, तुम्हें फॉर्मूले से इजी लगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट से इजी लगे, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। मुझे फॉर्मूला याद है, मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। तुम्हें अगर फॉर्मूला पसंद है फॉर्मूला लगाओ, कंसेप्ट पसंद है कंसेप्ट बताओ। कंसेप्ट में क्या गलती होती है बस वो ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो एक और करते हैं, आ जाओ एक और करते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला प्रूफ कर ही दिया तुम्हारे लिए कि स्पेसिफिक हीट बराबर हो तो ये होता है, अगर स्पेसिफिक हीट बराबर हो तो ये होता है, बता ही दिया, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लो क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलता हूँ साहब पानी में पानी मिलाऊंगा, गर्म पानी और ठंडा पानी, ठीक है। आपको बोल रहा है साहब यहाँ पर गर्म पानी, हॉट वाटर टेम्परेचर दिया आपको 80 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाटर, ये टेम्परेचर दे रहा है आपको, ये भी ये हॉट हो गया, TH लिख देता हूँ, ये TC लिख देता हूँ, ये दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपसे बोल रहा है कि साहब यहाँ पर हॉट वाटर की क्वांटिटी बताइए, मास ऑफ हॉट वाटर बताइए, मास ऑफ हॉट वाटर बताइए। अगर कोल्ड वाटर लेता हूं मैं 10 ग्राम, और फाइनल टेम्परेचर जो आता है टी फाइनल फर्स्ट क्वेश्चन, टी फाइनल आता है साहब 50 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टी फाइनल आता है साहब, मैं बोल रहा हूँ 80 डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्वेश्चन टी फाइनल आता है 20 डिग्री सेल्सियस। चौथा क्वेश्चन टी फाइनल आता है 100 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन 10 डिग्री सेल्सियस। ये 5 क्वेश्चन दिए मैंने। अगर फाइनल टेम्परेचर 50 है तो बताइए गर्म पानी कितना मिलाया। अगर फाइनल टेम्परेचर 80 है बताओ गर्म पानी कितना मिलाया। अगर फाइनल टेम्परेचर 20 है बताओ गर्म कितना मिलाया। बताओ 100 है तो कितना मिलाया। बोल रहा है 10 है तो कितना मिलाया। समझ रहे हो साहब। कोल्ड वाटर की क्वांटिटी 10 ग्राम बोल रहा है, 10 ग्राम, 10 ग्राम दिख रहा है ना सबको। कोल्ड वाटर ये 10 ग्राम, कोल्ड वाटर 10 ग्राम दिया है।
कोल्ड वाटर 10 ग्राम, हॉट वाटर पूछ रहा है कितना होगा अगर फाइनल टेम्परेचर ये है। ठीक है, वैसे तो तुम्हें अभी मैंने ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बता दिया, हमें पता है पहला ही आंसर पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दूसरा देखोगे तो मैक्सिमम के बराबर है, तीसरा देखोगे मिनिमम के बराबर है, चौथा देखोगे मैक्सिमम से ज्यादा है, पांचवा देखोगे मिनिमम से कम है, हो ही नहीं सकता। तो वही तो प्रूफ करने के लिए लाया हूँ क्वेश्चन पे, है ना। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, कंक्लूजन तो तुम्हें बता दिया कि साहब नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, प्रूफ करने लाए ना अपन। अब देखो पानी में पानी मिलाए तो टी फाइनल क्या होगा, ये होगा MCTC प्लस MHTH डिवाइड बाय ये MC प्लस MH, है ना, ये होगा साहब। अब फाइनल टेम्परेचर, पहले क्वेश्चन पे आओ, 50 बोल रहा है, फाइनल टेम्परेचर 50, मास ऑफ कोल्ड वाटर 10, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर 20, मास ऑफ हॉट वाटर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कितना 80, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा साहब ये 10 प्लस मास ऑफ हॉट वाटर। सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे 10 ग्राम आएगा, 10 ग्राम, है ना। ये मास ऑफ हॉट वाटर कितना आ जाएगा, 10 ग्राम, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है। देखो ना, ये 50 क्या है, 50 20 और 80 का एवरेज ही तो है, 50 20 और 80 का एवरेज है। और तुम्हें पता है एवरेज कब आता है, जब जब सेम सब्सटेंस सेम अमाउंट में मिलाओ। तो पानी में पानी मिला रहे, सेम है, अमाउंट भी सेम होगा, वो 10 तो ये भी 10 ही होगा। चलो इतनी बातें याद कहाँ रहती हैं, फॉर्मूला तो याद है ना, निकाल लिया आंसर। दूसरे केस में आओ, बोल रहा टी फाइनल 80 है, टी फाइनल 80, लो साहब 80, ये होगा 10 इंटू 8 20, मास ऑफ हॉट वाटर इंटू 80 डिवाइड बाय 10 प्लस मास ऑफ हॉट वाटर। सॉल्व करो, 800 प्लस 80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हॉट वाटर, 200 प्लस 80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हॉट वाटर। ये देखो सॉल्व करता हूं तो ये 80 माइनस 80, मास ऑफ हॉट वाटर बराबर 600, मास ऑफ हॉट वाटर कितना हो गया 600 डिवाइड बाय 0। भैया इनफाइनेट आ रहा है, तो इनफाइनेट, इनफाइनेट अमाउंट में अगर तुम गर्म पानी मिलाओगे ना, है ना, तभी जाकर के आंसर कितना आएगा, 80 आएगा। तो क्या मिला सकते हैं, तुम में से कोई मिला सकता है क्या, अबे इनफाइनेट अमाउंट में गर्म पानी मिला सकते हो क्या, है ना, पूरी टंकी खाली कर दोगे ना तो भी नहीं होगा 80। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कभी भी आंसर मैक्सिमम के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये इनफाइनेट का मतलब नॉट पॉसिबल, कि भैया नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते, तो इसको इसका एक ही मतलब निकलता है कि टी फाइनल नॉट इक्वल टू टी मैक्सिमम वैल्यू। ये प्रूफ कर दिया मैंने, टी फाइनल टी मैक्सिमम के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तीसरा हो साहब, तीसरा लाओ, तीसरा बोल रहा है 20 के बराबर, 20 के बराबर, सॉल्व करके देखो 20 के बराबर कितना मिलाना चाहिए, निकालो, ये 10 इंटू 20, मास ऑफ हॉट वाटर इंटू 80, ठीक है, डिवाइड बाय ये 10 प्लस मास ऑफ हॉट वाटर। ये सॉल्व करता हूँ, 200 प्लस 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हॉट वाटर, ये हो गया 200 प्लस 80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हॉट वाटर। देखो जीरो आ रहा है, जीरो, है ना, बोल रहा है जीरो, गर्म पानी का मास कितना आ रहा है, 0 ग्राम, 0 ग्राम मतलब नहीं मिलाओ, जीरो मतलब कुछ मत मिलाओ। अबे नहीं मिलाया तो काय का मिक्सचर, अबे नहीं मिलाया तो काय का मिक्सचर, मतलब अगर मिला दोगे तो फिर तो यार आंसर जीरो, आंसर कभी भी 20 के बराबर नहीं आएगा। मतलब मिक्सचर है ना, तो आंसर 20 के बराबर नहीं आएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे, टी फाइनल इज नॉट इक्वल टू टी मिनिमम वैल्यू। एक और प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, मैक्सिमम के बराबर नहीं, मिनिमम के बराबर नहीं, दो चीजें प्रूफ हो गई। चौथा, चौथा लिखो, चौथा 100 है साहब, मैक्सिमम से ज्यादा, है ना, और पांचवा मिनिमम से कम। ये चौथे में क्या है, 100 है। आप निकाल के देखो, मास ऑफ हॉट वाटर नेगेटिव आएगा, घर पे कर लेना, है ना। और पांचवे में भी निकालोगे ना, टी फाइनल अगर मैं 10 बोलता हूँ तो यहाँ भी मास ऑफ हॉट वाटर नेगेटिव आएगा, सॉल्व करके देखना नेगेटिव आएगा, इन दोनों केस में नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब हम क्या निकालें, हम यही निकालेंगे, टी फाइनल नॉट मोर देन टी मैक्सिमम वैल्यू, टी फाइनल नॉट लेस देन टी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से कम नहीं आ सकता, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आ सकता। मैंने ये भी यहां तक प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमम के बराबर नहीं आ सकता, मिनिमम के बराबर नहीं आ सकता, मैक्सिमम के बराबर नहीं, मिनिमम के बराबर नहीं, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं, मिनिमम से मिनिमम से कम नहीं। बात पकड़ में आ गई, अरे हाँ कि ना बोलो, कुछ बोलो। ये किसके लिए बात करी हमने, सेम फेस की डिफरेंट फेस, सेम फेस की डिफरेंट फेस, बोलो सेम फेस की डिफरेंट फेस, सेम फेस। एक और क्वेश्चन दूं, सेम फेस एक और दूं, एक और देता हूं, एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और लो साहब, यहाँ गर्म पानी भरा हुआ है और ये ठंडा पानी भरा हुआ है,
ये है हॉट वाटर और ये है कोल्ड वाटर। टैप खोल दो भाई, नल खोल दो भाई, और यहाँ से बाल्टी भर लो। लो बाल्टी भर ली अपन ने, यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी लिया, मिक्स किया अपन, मिक्स किया साहब, मिक्स। ये मिक्स वाटर, ये मिक्स वाटर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं गर्म पानी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। चलो डाटा बदल देता हूँ, 80 तो पिछले क्वेश्चन में ले ही लिया ना, 80 पिछले क्वेश्चन में ले लिया, डाटा बदल देता हूँ। गर्म पानी का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और ठंडे पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है ना, 20 और 60। अब बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर मिक्सचर में 20 किलो का मिक्सचर बनाना है साहब। ये मास ऑफ मिक्सचर बोल रहा है साहब, मास ऑफ मिक्सचर 20 किलो। बोल रहा है कितने अमाउंट का गर्म पानी लिया जाए, है ना, कितने अमाउंट का गर्म पानी लिया जाए और कितने अमाउंट का ठंडा पानी लिया जाए, ताकि ये 20 किलो का मिक्सचर बन जाए, है ना। 20 किलो का मिक्सचर, एक 60 है, एक 20 है, एक 60 है, एक 20 है। टी फाइनल मैं दे देता हूं आपको, टी फाइनल दे दिया मैंने। टी फाइनल मुझे चाहिए, मुझे चाहिए साहब 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर चाहिए 30, फाइनल टेम्परेचर 30 चाहिए, टी मिक्सचर 30 चाहिए। बोल रहा है कितना गर्म पानी मिलाएं और कितना ठंडा मिलाएं, मास ऑफ हॉट वाटर एंड मास ऑफ कोल्ड वाटर, ये बताना है आपको। कितना गर्म और कितना ठंडा, ये बताइए साहब, है ना। नल खोल दिया मैंने, गर्म पानी का नल भी खोल दिया, ठंडे पानी का नल भी खोल दिया, और 20 किलो का मिक्सचर बनाना साहब। बोला कितना गर्म कितना ठंडा। अब मान लो साहब यहाँ पर ठंडे को मान लो x, तो गर्म कितना होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ मास ऑफ कोल्ड वाटर x, तो ये गर्म होगा कितना, 20 माइनस एक्स। गर्म होगा 20 माइनस एक्स। मान लो सपोज कर लो, ये x मान लो, तो मास ऑफ हॉट वाटर कितना, ये होगा साहब, मिक्सचर बनाना है 20 किलो का, तो 20 माइनस एक्स। फॉर्मूले पे आ जाओ, तो फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट रहेगा। टी फाइनल का फॉर्मूला क्या बोलोगे, मास ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, मास ऑफ कोल्ड वाटर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, डिवाइड बाय मास ऑफ हॉट वाटर प्लस मास ऑफ कोल्ड वाटर। टी फाइनल कितना है, 30 है। हॉट वाटर कितना, 20 माइनस एक्स। टेम्परेचर कितना, 60। कोल्ड वाटर कितना, एक्स। टेम्परेचर कितना, 20। डिवाइडेड बाय नेट कितना, नेट 20 किलो। ये सॉल्व करो तो 600 बराबर कितना, ये 1200 माइनस 60x प्लस 20x, और सॉल्व करें, ये 40x बराबर कितना, 40x बराबर ये 600, तो x बराबर कितना, x बराबर साहब 15 kg आ गया, 15 kg। तो भैया मास ऑफ कोल्ड वाटर 15, मास ऑफ हॉट वाटर बोलें तो 20 माइनस एक्स, 5 किलो। 5 किलो गर्म पानी, 15 किलो ठंडा पानी। 5 किलो गर्म और 15 किलो ठंडा। समझ रहे हो, मैं फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, मैं तो फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, देखो गेन लॉस कर ही नहीं रहा, मैं तो गेन लॉस कर ही नहीं रहा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक और देता हूँ, एक और देता हूँ। ठीक है, आपको बोल रहा है साहब, यहाँ पर मैं गैस में गैस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि साहब एक तो हाइड्रोजन गैस है और दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको, एक हाइड्रोजन दे देता हूँ, एक ऑक्सीजन दे देता हूँ। ठीक है, चलो CO2 दे देता हूँ यार, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको बोल रहा है कि साहब इसका क्वांटिटी दिया मैंने, इसका क्वांटिटी दिया मैंने हाइड्रोजन गैस का आपको 4 ग्राम, और इसका दिया मैंने आपको 22 ग्राम। ठीक है, एक 4 ग्राम, एक 22 ग्राम। इसका टेम्परेचर जो है ना, हाइड्रोजन का टेम्परेचर दे रहा हूँ मैं 27 डिग्री सेल्सियस, ये दे रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस। मिक्स कर दिया साहब। बोल रहा है टी फाइनल बताइए, टी फाइनल, टी फाइनल, है ना। अभी तुम्हें वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता होगा, मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन के साथ दे देता हूँ। हाइड्रोजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, ये होता है साहब 5, और CO2 ट्राइएटॉमिक लीनियर शेप होता है साहब, ट्राइएटॉमिक लीनियर शेप। ये लीनियर शेप का अगर मैं बोलूँ ना, लीनियर शेप, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है साहब 7। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया तुम्हें, तुम्हें बुद्धि लगानी नहीं है। तुम्हें तुम्हें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, गिवन है, तो गिवन है। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन गैस वाला वहां मिलेगा, है ना, वहां मिलेगा, तब याद दिलाऊंगा साहब, मैंने तुम्हें बता चुका हूँ तुम्हें, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चलो ये मैंने मोल्स में फॉर्मूला बना के दिया था, क्या बोलेंगे, म्यू हाइड्रोजन, एफ हाइड्रोजन, टी हाइड्रोजन प्लस म्यू CO2, एफ CO2
TCO2 डिवाइडेड बाय म्यू हाइड्रोजन F हाइड्रोजन म्यू CO2 F CO2, ये है साफ फॉर्मूला, है ना। अब म्यू निकालना पड़ेगा। ये इतना काम तुम कर सकते हो। मोल्स निकालना तुम्हें आता है, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या होगा, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये 2 मोल्स होंगे, है ना। मोल्स निकालना मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें आता होगा, है ना। यहाँ पे भी देखो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 22 डिवाइड बाय 44, ये 1/2, ये मोल्स आ गए भाई, मोल्स आ गए आपके पास। अब सॉल्व कर लो, डाटा रख के सॉल्व कर लो। 2 मोल, एफ कितना है साहब 5, टेम्परेचर सेल्सियस की। अब कैलकुलेशन आसान करना मुझे केल्विन में लग रहा है यार भाई, जिसमें मुझे कैलकुलेशन आसान लगेगा उसमें रखूंगा मैं। तो वो 27 रखता हूँ तो वो मल्टीपल में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, केल्विन में रख देता हूँ, केल्विन में, है ना। ये आ गया साहब, नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1/2, एफ कितना 7, टेम्परेचर कितना ये 310। अच्छा अब आंसर केल्विन में आएगा, ध्यान रखना। ये 2 और 5, ये 1/2 और 7, सॉल्व करो, केल्विन में आंसर आएगा, ये केल्विन। ठीक है, सॉल्व करो, कितना केल्विन, आंसर 300 और 310 के बीच में आएगा, है ना। ये एक बच्चा बोल रहा है 503 केल्विन। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, गलत कैलकुलेशन, बिल्कुल गलत। 503, सोच तो ले, एक बार सोच तो ले, तू क्या आंसर दे रहा है, मैक्सिमम से ज्यादा आंसर दे रहा है। मैंने इतना पूरा प्रूफ करके दिखाया, 4 बार गया मैंने, मैक्सिमम से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अगर तेरा आ रहा है तो तेरी कैलकुलेशन गलत है। ये केल्विन में निकालो कितना आता है साहब, 10 + 7/2, ये 20 + 7, 27/2 नीचे आ रहा है, 27/2 ऊपर सॉल्व करें, ये 300 और 600, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3000 × 2 6000 प्लस ये हो गया कितना 2170 डिवाइड बाय कितना साहब, ये 10, 20, ये 27। एग्जैक्ट सॉल्व करो तो 303 समथिंग आएगा कुछ, एग्जैक्ट निकालोगे ना 303 कुछ केल्विन आएगा, 302.5 केल्विन, है ना, ऐसा कुछ। अब ये सेल्सियस में बदलना है तो -273 कर दो, -273 कर दो, कितना आता है, लिखो सेल्सियस में, लिखो कितना, जल्दी लिखो। बाकी फिर अब डिफरेंट फेस कल पढ़ाऊंगा मैं, बर्फ और पानी की भी ट्रिक बताऊंगा मैं, ट्रिक, बर्फ और पानी के क्वेश्चन भी तुम देख देख कर लो, कल ट्रिक बताऊंगा, है ना? बर्फ और पानी का ट्रिक बताने वाला हूँ। कितना आ रहा है, 29.6 डिग्री सेल्सियस। तो कल बर्फ पानी करेंगे और उसके बाद केटीजी शुरू कर देंगे, आधा घंटा करीब और लगेगा इसमें, बर्फ पानी करने के बाद उसके बाद फिर केटीजी स्टार्ट कर देंगे। तो कल इसको आधा घंटा 40 मिनट जितना भी लगता है, फिर केटीजी। मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।